हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और हम अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा कथन आपका सही नहीं है। यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में। तो ऑप्शन डी जो है आपका, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग किया था, ये आपका सही नहीं है। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट दो भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के कारण नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में आपके 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, 89 आपके जो 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, लेकिन कांग्रेस से एक भी प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सही नहीं है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपका स्रोत दिया गया है, यानी कि आपका ये जो प्रावधान है ये आपके कहाँ से लिए गए हैं। जैसे आपका मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं है। तो जो आपके केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये आपके ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। ये कहाँ से ली गई हैं आपकी, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई। कहाँ से ली गई हैं, ये आपके कनाडा से ली गई हैं। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। मौलिक अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां यहाँ पे कनाडा से ली गई हैं, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताने की कौन सा एक सही सुमेलित इसमें नहीं है। तो ये आपके घास के मैदान दे रखे हैं। प्रेरीज आपके दक्षिण अमेरिका में होते हैं। पंपास प्रेरीज आपके उत्तरी अमेरिका में। पंपास दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपीज यूरोप में। और वेल्ड आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही आपको सुमेलित जो नहीं है वो आपका वेल्ड। वेल्ड जो होते हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते। प्रेरीज जो प्रेरी होते हैं ये उत्तरी अमेरिका में। पंपास दक्षिण अमेरिका में। स्टेपीज यूरोप में। और जो आपके और वेल्ड होते हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया नहीं अफ्रीका में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, अफ्रीका में होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्ड आपके अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते, ये आपके अफ्रीका में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आपको बताने की कौन सा एक इसमें से सही नहीं है। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंद नाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बोरीकमल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयोग होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हंसाने वाली गैस जो है वो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा सही नहीं है। तो इसमें है आपका ऑप्शन डी, यानी कि हंसाने वाली गैस जो होती है ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होती। हंसाने वाली गैस आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड NO नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं।
ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। ओके, N2O है। इसे आपकी हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। बाकी सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? कौन सा एक भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार या आपकी बहुफसलीय योजना। तो कौन सा एक आपका भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? वो है आपका बहुफसलीय योजना। भारत में आजादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। इसलिए देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? वो है आपका बहुफसली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो नीचे आपके 4 स्थानों पे बौद्ध संगीति हुई थी, वो स्थान आपको दिए हुए हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, इन्हें सही क्रम में लगाना है कि कहाँ पर पहले हुई थी और कहाँ पर बाद में हुई थी। तो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश और अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तवर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। ओके, तो यहाँ पर पहले हुई थी आपकी वैशा कहाँ पर हुई थी, पहले आपके राजगृह में हुई थी। राजगृह के बाद आपके वैशाली में, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र के बाद कुंडलवन में। ये आपके मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलिस इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके मोगलिस पुत्तिस, ये इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। ये आपके यहाँ पर हुई थी। चतुर्थ किसके शासनकाल में हुई थी? ये आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये आपके कश्मीर में है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। और किसने की थी इसकी अध्यक्षता? वसुमित्र ने। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके केंद्र राज्य संबंधों से, दो राजनीतिक दलों की स्थापना से, मूल अधिकारों से, या आपके लोकसभा और राज्य विधानसभा। यहाँ पर आपका है लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो ये संबंधित है आपके लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से। 79वां संविधान संशोधन 1999 कब हुआ था? ये आपके 1999 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया। ये आपके अनुच्छेद 334 में संशोधन किया और संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। ओके, जिसे फिर आपके 95वें संविधान संशोधन सन 2009 द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है आपके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका टुगेला जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील क्या है आपकी, सुपीरियर झील है। और आपकी विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील टीटीकाका झील। और विश्व की सबसे गहरी झील है टंगानिका झील। तो यहाँ पे जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका टुगेला जलप्रपात नहीं है, ये है आपका क्या है आपका एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। और ये कहाँ पर स्थित है, वेनेजुएला, वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला स्थित एंजल जलप्रपात एंजल फॉल्स को विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपकी 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। टुगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी ऊंचाई आपकी 948 मीटर है। टुगेला जलप्रपात जो है ये आपके कहाँ पर है, ये है आपके दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इसकी ऊंचाई कितनी है, 948 मीटर। और ये आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। बाकी आपके सब सही सुमेलित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील टीटीकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील गहरी झील टंगानिका झील। विश्व का ऊंचा जलप्रपात आपका एंजल है, वेनेजुएला में स्थित है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करें टुगेला प्रपात की तो टुगेला प्रपात आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऊंचाई इसकी 948 मीटर है। बाकी आपका दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, जो आपके सीले हुए बिस्किट होते हैं, जब उन्हें हम कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिसमें अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो करेक्ट है इसका आपका फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी जो है वो अवशोषित हो जाती है। आधुनिक फ्रोस्ट फ्रिजों में आर्द्रता नाशक यानी कि आपका डिह्यूमिडिफिकेशन प्रक्रिया होती है जिससे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर से फ्रिज में रख देते हैं तो आपके कुरकुरे हो जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है। कौन सा औद्योगिक आपका कौन सा समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है। उपभोक्ता एवं उनके संगठन, श्रमिक श्रम- श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन, या राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकारें। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका उपभोक्ता एवं उनके संगठन। उपभोक्ता एवं उनके संगठन औद्योगिक संबंध के सहभागीदार नहीं होते जबकि श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन तथा राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकारें ये आपके औद्योगिक संबंध के सहभागीदार होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपभोक्ता एवं उनके संगठन, ये आपके औद्योगिक समूह औद्योगिक संबंध के भागीदार नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोष से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपकी सूची 1 में लेखक दे रखे हैं, दूसरी सूची में पुस्तक दी गई है। तो आपको बताना है कि आपके कौन से लेखक ने आपकी कौन सी पुस्तक लिखी है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने आपकी कौन सी पुस्तक लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी आपकी तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी ने लिखी है आपके ताजुल मासिर। हसन निजामी ने कौन सी बुक लिखी है आपकी ताजुल मासिर।
और आपके मिन्हाज उस सिराज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मिन्हाज उस सिराज ने लिखी है आपकी, सॉरी यहाँ पर आपके मिस्टेक हो गई, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है आपकी तबाकत नासिरी। हसन निजामी ने लिखी है तारीख फरोशाही। मिन्हाज उस सिराज ने लिखी है आपकी ताजुल मासिर। और याहिया बिन अहमद ने लिखी है आपकी तारीख मुबारक शाही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन डी को करेक्ट करिए। 2 3 4 ए। ओके, ए आपके किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने तबाकत नासिरी। हसन निजामी ने आपके तारीख अफरोशाही। मिन्हाज उस सिराज ने आपके ताजुल मासिर। और याहिया बिन अहमद ने तारीख मुबारक शाही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जिसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वो आपके अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109 में क्या है? अनुच्छेद 109 में आपके धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा है। और फिर उसके बाद आपका 111 में क्या है? विधेयकों पर अनुमति है। विधेयकों पर अनुमति। और फाइनली आपका अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में आपके वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, तो आपके धन विधेयक भारत के कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 110 में धन विधेयक है। 109 में आपके धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 111 में आपके विधेयकों पर अनुमति है। और 112 में आपके वार्षिक वित्तीय विवरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपको पर्वत दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनकी स्थिति बताई है। तो आपको बताना है कि कौन सा पर्वत क्या है। तो यहाँ पर आपका जो आल्प्स पर्वत है वो कैसा पर्वत है? आल्प्स पर्वत जो है वो आपका कैसा पर्वत है? ये आपका वलित पर्वत है। और जो आपका वोस्टेस है ये आपका भ्रंशोत पर्वत है। विंध्य जो है वो आपका अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत। आल्प्स कैसा है आपका? आल्प्स है वलित पर्वत। उसके बाद आपका वोस्टेस है आपका भ्रंशोत पर्वत। और आपका विंध्य अवशिष्ट पर्वत है। विंध्य अवशिष्ट है। और इसके बाद आपका फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका इसमें सही नहीं है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या आपके प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है आपका किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता। जो आपका केंद्रक होता है न्यूक्लियस एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिकांग ऑर्गेनेली है जो कोशिका के सूचना प्रसंस्करण और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
केंद्र आपके दो मुख्य कार्य करता है। ये कोशिका की आनुवांशिक सामग्री डीएनए संग्रहित करता है और कोशिका की गतिविधियों का समन्वय करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका सही नहीं है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो आपके कोशिकीय विभाजन में हिस्सा नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। जो आपकी भारत की सरकार की राजकोषीय नीति है उसमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतरराज्य व्यापार का निगमन या आपके धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, अंतरराज्य व्यापार का निगमन। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की अभिप्राप्ति हेतु आगम तथा व्यय की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में धन तथा आय के न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा मूल्य स्थिरता का उद्देश्य निहित है। अंतरराज्य व्यापार का नियमन इसमें शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1802 की आपकी बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। 1802 में जो आपकी बसीन की संधि हुई थी उसमें हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम या आपके डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो किसके बीच हुए थे आपके, किसके बीच हुए थे इस पे अध्यक्ष सॉरी हस्ताक्षर। तो ये आपके अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो ये आपके कब हुई थी, 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके संविधान के भाग दे रखे हैं, दूसरी सूची में आपको दे रखा है उनसे संबंधित। तो आपको बताना है कि आपके संविधान के कौन से भाग में क्या प्रावधान दिया गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 में क्या है आपका, भाग 9 में आपका पंचायत आती है, ग्राम पंचायत जो होती है वो आपके भाग 9 में आती है। भाग 8 में आपके आता है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 4 ए में आपके मूल कर्तव्य आते हैं और भाग 9 ए में आपकी नगर पालिका आती है। ओके, भारतीय से भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से और भाग 8 ए नगर पालिका से। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 ए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपकी फसलें दे रखी हैं, दूसरी सूची में आपका क्षेत्र दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी फसल आपके कौन से देश में उगाई जाती है। तो जो आपकी रबर है, ये आपकी रबर मलेशिया की प्रमुख फसल है, मलेशिया की। कहवा कोलंबिया की प्रमुख फसल है। जैतून इटली की प्रमुख फसल है और गन्ना आपके मॉरिशस की प्रमुख फसल है। रबर किसकी है आपके, मलेशिया की। कहवा कोलंबिया की और आपके जैतून इटली की और गन्ना आपके मॉरिशस की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। तो एब्सकॉर्बिक एसिड जो होता है, एब्सकॉर्बिक अम्ल, ये आपके नींबू में पाया जाता है।
माल्टोस आपके माल्ट में पाया जाता है, एसिटी कमल आपके दही में पाया जाता है और फॉर्मी कमल आपके लाल चींटी में पाया जाता है। तो कौन सा युग्म आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो वो है आपका एसिटी कमल आपके दही में नहीं मिलता। एसीटी कमल जो होता है आपका, एसीटी कमल कहाँ पर मिलता है आपके? एसीटी कमल आपके दही में नहीं मिलता, बल्कि आपके दही में कौन सा अमल होता है आपका? लैक्टिक अमल होता है। कौन सा अमल होता है? लैक्टिक अमल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। एब्सकॉर्बिक अमल यानी कि आपका विटामिन सी ताजी सब्जियों एवं साइट्रस फल जो आपके खट्टे फल जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोस आपके माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में आपके एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि आपके लैक्टिक अम्ल होता है, बाकी फॉर्मिक एसिड आपके लाल चींटियों में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार के चालू खाते के आय स्रोत हैं? कौन से आपके सरकार के चालू खाते के आय स्रोत हैं? निगम कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण या आपका उत्पाद शुल्क। तो कौन कौन है आपके जो केंद्र सरकार के चालू खातों के आय के स्रोत हैं? तो वो है आपकी निगम कर है, उसके बाद आपका सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ है और आपका उत्पाद शुल्क है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलनब्रो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या आपके सर जॉन शोर ने? तो दास प्रथा को जो समाप्त किया था भारत में, वो आपके क्या था? लॉर्ड एलनब्रो ने। 1834 के 1834 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ने लॉर्ड एलनब्रो थे, उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इनका कार्यालय कितना था लॉर्ड एलनब्रो का? 1842 से 44 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा को समाप्त किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। भारत का नागरिक उसकी नागरिकता कब खो देता है या उसकी नागरिकता आपके कब चली जाती है? वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो या तो आपके भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे या आपकी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। तो इन कंडीशन में भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी, खो देगा। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है: भारत नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने में, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत। ओके, जबकि आपकी सरकार की आलोचना करने, अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहला, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने से और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने से भारतीय भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपके राज्य दिए हुए हैं, दूसरी सूची में आपके उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपका जो उत्तराखंड में उत्तराखंड में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, असम में आपका मानस असम में है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान और ओडिशा में आपका सिमलीपाल है।
कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में है आपका राजाजी, असम में आपका मानस, ओडिशा में सिमलीपाल और कर्नाटक में बांदीपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में क्या दे रखा है आपके? सूची 1 में बीमारियां दी गई हैं और दूसरी सूची में दे रखे हैं आपके जिनके कारण बीमारियां होती हैं। तो आपकी जो प्लेग है, प्लेग जो होता है आपका, प्लेग का कारण क्या है? प्लेग का कारण है आपका जीवाणु। प्लेग का कारण है आपका जीवाणु। ये आपका एक संक्रामक रोग है जिसका कारण पोस्चुरेला पेस्टिस या आपका यार्सिना पेस्टिस नामक जीवाणु है। एड्स आपके मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है जिसका कारण क्या है आपका? HIV, HIV विषाणु है। गंजापन आपका, गंजापन जो आपका मलेरिया है, मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया आपके प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। गंजापन आपके कवक द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? किस पर आपका कोई भी आयकर छूट नहीं है? किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। तो किस पर आपकी कोई भी बचत, कोई भी आयकर छूट नहीं है? किसान विकास पत्र पर। किसान विकास पत्र में ब्याज से हुई आय पर टैक्स मुद्रा नियमों के मुताबिक देना होता है जबकि अन्य विकल्पों में निवेश पर निश्चित सीमा तक आयकरों में छूट प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है? कौन सा कथन आपके चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है? यह आपके किसानों से जुड़ा हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो था ये आपके किसानों से जुड़ा हुआ था। इसे 3 दिनक या प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी ने इसमें MK गांधी को सहयोग दिया था। यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह है आपका ऑप्शन डी। यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आधारित किया था। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था वो आपका रालोट सत्याग्रह है। कौन सा है? कौन सा? वो आपके रोलेट सत्याग्रह जो आपके 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में बाकी आपके सभी कथन सही है, यही सही नहीं था। ये केवल आपके चंपारण तक ही सीमित था। रोलेट सत्याग्रह जो था ये आपका प्रथम आंदोलन था जिसे गांधी जी ने संपूर्ण भारत स्तर पर आरंभ किया था 1919 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ये है आपका संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि न्यायपालिका है। न्यायपालिका, ओके। मूल अधिकारों के संरक्षक न्यायपालिका है ना कि राष्ट्रपति। बाकी आपके सभी कथन सही है। KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली
समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। बाकी ऑप्शन डी आपका सही नहीं था। जो आपके मूल अधिकार होते हैं उनका संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं होता, न्यायपालिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी सूची में आपके राज्य दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो नामदफा जो है आपका, नामदफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये आपका कौन से राज्य में स्थित है? नामदफा स्थित है आपके, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका बांदीपुर है कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में और लामजाओ आपका मणिपुर में। नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में और लामजाओ मणिपुर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके कुछ रासायनिक पदार्थ दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से पदार्थ का रासायनिक नाम आपका क्या है। तो जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका, ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और बेकिंग सोडा को कहते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, ये आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ब्लीचिंग पाउडर को आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2। ओके, फिर उसके बाद आपका बेकिंग सोडा है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। उसके बाद आपका वॉशिंग पाउडर है जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3। और आपके जो कैल्शियम सल्फेट होमीहाइड्रेट है इसे कहते हैं CaSO4 1/2H2O। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति क्या है? राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति के पूरक, या आपके मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, या आपका प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। तो राजकोषीय नीति है आपकी, मौद्रिक नीति है राजकोषीय नीति का पूरक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज का सैंपल पेपर हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, आपको जरूर पसंद आया होगा, काफी इम्पोर्टेंट था। लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।